विद्यार्थियों, मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का द्वितीय पाठ वर्ण विचार पढ़ेंगे। इस पाठ में कुछ विषय ऐसे हैं जो अगर हम आमने सामने हों तो ही समझ सकते हैं, जैसे वर्णों का उच्चारण स्थान, और कुछ विषय ऐसे हैं जो कक्षा 7, 8, 9, 10 के लिए नहीं है, जैसे ड़ एवं ढ का प्रयोग या आगत ध्वनि। तो जो विषय आपके स्तर के हैं उन्हें आपके स्तर के अनुसार ही समझाने का प्रयास इस वीडियो में किया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं वर्ण विचार। व्याकरण के 3 भाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इन 3 भागों में प्रथम भाग वर्ण विचार है, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। वर्ण क्या है? वर्ण उच्चरित ध्वनियों के लिए बनाए गए वह लिपि चिन्ह हैं जिनके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात भाषा की लघुतम इकाई है जिसके टुकड़े ना हो सके। बच्चा जब बोलना प्रारंभ करता है तब उसके मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ये ध्वनियाँ स्पष्ट नहीं होती। बड़ा होते होते वह शब्द बोलता है, फिर वाक्य बोलना प्रारंभ करता है। इस प्रकार सर्वप्रथम वह जो बोलता है वे वर्ण होते हैं। वर्ण उस छोटी से छोटी मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सके। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद हैं: स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है अथवा जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। व्याकरण के अनुसार स्वर की परिभाषा देखिए। स्वयं राजन्त इति स्वरः, अर्थात स्वयं ही दीप्तिमान जो होते हैं, स्वयं ही प्रकाशित जो हो सकते हैं, स्वयं ही जो राजा हैं, वह स्वर हैं। स्वर को बोलने के लिए व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती। स्वर को बोलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वह स्वर होते हैं। स्व अर्थात अपनी, रह मतलब गति, ध्वनि, अपनी ही गति, अपनी ही ध्वनि से जो आगे बढ़ते हैं वह स्वर हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद किए जाते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, रि। इन्हें मूल स्वर भी माना जाता है। ह्रस्व स्वरों की रचना किसी स्वर के योग से नहीं होती। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की रचना 2 स्वरों के योग से होती है, अतः इन्हें संधि स्वर या संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, जैसे अ प्लस अ, आ, ई प्लस ई, ई, उ प्लस उ, ऊ, अ प्लस ई, ए, अ प्लस ए, ऐ, अ प्लस उ, ओ, अ प्लस ओ, औ। ये दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर नाम से ही पता चलता है बड़ा, तो इसलिए ये ह्रस्व स्वर से बड़ी इसकी ध्वनि है। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं।
इसके लिए हिंदी के 3 का अंक लगाया जाता है, जैसे ओम। हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता। यह संस्कृत भाषा में वेद मंत्रों में प्रयुक्त किया जाता है उच्चारण को और लंबा करने के लिए। जैसे अगर ओम में ये 3 का अंक ना लगा हो तो हम उसे बोलेंगे ओम, लेकिन अगर ये 3 का अंक लगा हो तो हम उसका उच्चारण लंबा करेंगे, जैसे ओम। व्यंजन। व्यंजन वह ध्वनि है जिसका उच्चारण करते समय हवा संघर्ष करती हुई कुछ रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। आइए एक बार इसकी परिभाषा का विश्लेषण करें। व्यंजन वह ध्वनि है जिसका उच्चारण करते समय हवा संघर्ष करती हुई कुछ रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है, अर्थात हवा मुख के अंदर के भागों से टकराती है। किसी भी भाग से टकरा सकती है, ओष्ठ, दंत्य, तालु, कहीं से भी टकराती हुई वो बाहर निकलती है। दूसरा भाग देखिए इसका, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। स्वरों की सहायता व्यंजनों के उच्चारण में लेनी पड़ती है। इसीलिए हमने कहा था कि स्वर जो हैं वो राजा हैं, वो दूसरों की सहायता करते हैं, यानी कि व्यंजनों की सहायता करते हैं। अच्छा, अगर व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, इसका मतलब व्यंजन जब लिखे जाएंगे तो वो स्वर के बिना लिखे जाएंगे, तभी तो उनके उच्चारण में स्वर की सहायता की आवश्यकता है। अगर वो स्वर सहित ही लिखे गए हैं तो स्वरों की सहायता की आवश्यकता है नहीं। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इनके उच्चारण में जीभ मुख के अलग अलग स्थानों का स्पर्श करती है। इनकी संख्या 25 है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन जो 5 भाग हैं वो हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब देखिए मैंने यहाँ 2 तालिकाएं दी हैं, एक में हलंत लगा हुआ है और एक में नहीं लगा हुआ है। जिसमें हलंत लगा हुआ है उसमें स्वर सम्मिलित नहीं है, अर्थात हम उसका उच्चारण कर नहीं सकते, क्योंकि बिना स्वर के तो हम उच्चारण कर ही नहीं सकते व्यंजन का। तो व्यंजन स्वर सहित अगर हैं तो उनमें हलंत नहीं लगेगा और उनका हम उच्चारण कर सकते हैं, और अगर व्यंजन हलंत सहित हैं तो उनका उच्चारण हम नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर के साथ की आवश्यकता उच्चारण में पड़ती है। व्यंजन का उच्चारण हम बिना स्वर के नहीं कर सकते हैं। तो मैं जो उच्चारण करूंगी वो दूसरी तालिका से करूंगी। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह से मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती, वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य का होता है। ना तो ये पूर्ण रूप से स्वरों की तरह उच्चारित होते हैं और ना ही व्यंजनों की तरह, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, य, र, ल, व। इन व्यंजनों में स्वरों के लक्षण घटित होते हैं, जैसे य ई से मिलता है, र
री से मिलता है। संस्कृत में एक स्वर आता है री, ल री से मिलता है और व ऊ से मिलता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अर्थात ये स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य में उच्चारण की दृष्टि से स्थित हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के संघर्षण करने के कारण मुख से ऊष्मा निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करने में सामान्य व्यंजनों के उच्चारण से थोड़ा अधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है। थोड़ा बोलते समय, हवा को बाहर करते समय थोड़ा अधिक बल लगाना पड़ता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, यानी अधिक ऊष्मा इनसे निकलती है। इनका उच्चारण है श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, जब दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 हैं। स्वर रहित क, श और स्वर मिलकर के बना क्ष। उदाहरण है क्षमा, कक्षा, क्षत्रिय। स्वर रहित त और र के साथ स्वर अ मिलाकर के बना त्र। उदाहरण पत्र, चित्र, त्रिशूल। स्वर रहित ज और य के साथ अस्वर मिलाकर बना ज्य या ज्ञ। उदाहरण ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञा या ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञा। स्वर रहित श और र के साथ अस्वर मिलाकर बना श्र। उदाहरण श्रम, श्रवण, श्रमिक। यहाँ मैं ये ज्य के विषय में एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि हिंदी भाषा जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, और ये इसकी विशेषताओं में से एक बहुत बड़ी विशेषता है। लेकिन हमने एक अक्षर, एक वर्ण, एक व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ज्य या ज्ञ को अपवाद रूप में प्रचलित कर दिया। अर्थात हम बोलते ज्ञ हैं और लिखते ज्य हैं। हम बोलते ज्ञ हैं लेकिन वो संयुक्त व्यंजन है ज और य का। अब प्रचलन में अगर ज्ञ आ ही गया है तो वह भी अनुचित नहीं है, उसको ज्ञ के रूप में हम प्रचलन में है इसलिए बोलते हैं। लेकिन हमें पता होना, सही ज्ञान का होना या सही ज्ञान का होना इसलिए आवश्यक है कि सामने वाला क्या बोल रहा है वो हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए कि सामने वाला कोई बहुत बड़ा विद्वान पुरुष है, उसे पता है कि ज्ञ का सही उच्चारण ज्य है और वो ज्ञान बोल रहा है, विज्ञान बोल रहा है, और हमें नहीं पता कि इसका सही उच्चारण ज्य है, तो हम तो उस पर हंसने लगेंगे कि अरे बने तो बहुत बड़े विद्वान थे लेकिन इन्हें तो अभी ज्ञान बोलना भी नहीं आता। ज्ञान को ज्ञान बोल रहे थे, विज्ञान को विज्ञान बोल रहे थे। तो इसलिए इस हंसी से बचने के लिए हमें ये पता होना आवश्यक है कि सही उच्चारण क्या है। सही उच्चारण ज्य है। हम प्रचलन में ज्ञान बोलते हैं और प्रचलन के पीछे चलन का चलन है, इसलिए मैं उसे भी गलत नहीं कहूँगी क्योंकि जो चलन है उसका प्रयोग हम कर रहे हैं। ज्य का ज्ञ उच्चारण ना होने का एक कारण ये भी है कि अगर हमें उसे ज्ञान ही लिखना होता तो ज्ञ ग का उच्चारण देने वाला एक व्यंजन हमारे पास तो पहले से ही था, ग। अगर हमें ज्ञान ही करना होता तो हम ग और य का संयुक्त व्यंजन बनाते, ज और य का संयुक्त व्यंजन बनाने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए उसका सही उच्चारण ज्ञान ही है। लेकिन प्रचलन से हट करके बोलने का साहस सब में नहीं होता। चलन से विपरीत दिशा में चलने का
साहस सब में नहीं होता। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि ज्ञान का सही उच्चारण ज्ञान है, विज्ञान का सही उच्चारण विज्ञान है, लेकिन फिर भी वो चलन से हट करके बोलने का साहस नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहूँगी कि सही तो ज्ञान ही है, लेकिन अगर आप चलन के साथ चलना चाहें तो चल सकते हैं। बच्चों, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। अभी 4 है, पहले 3 थी, भविष्य में 5 होने की संभावना है। भविष्य में 5 होने की संभावना इसलिए है क्योंकि जिस द्या का प्रयोग हम विद्या और विद्यालय में करते हैं वह भी इस श्रेणी में सम्मिलित होने के लिए पंक्ति में खड़ा है। अब प्रश्न उठता है कि कितनी संख्या बढ़ाई जाए। परिवर्तनशीलता प्रकृति का नियम अवश्य है, पर फिर भी अगर हम व्याकरण के नियमों में इतना अधिक परिवर्तन करेंगे तो व्याकरण शास्त्र का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसलिए कुछ विद्वानों का मत है कि संयुक्त व्यंजन को व्यंजनों की संख्या में ना गिना जाए, क्योंकि संयुक्त व्यंजन में आपके सामने जितने भी वर्ण लिखे हुए हैं, जितने भी व्यंजन अभी लिखे हुए हैं, उन सब का प्रयोग, उन सब की गिनती हम स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में कर चुके हैं। जब इनकी गिनती पहले ही हो चुकी है, अब तो ये नए वर्ण बने हैं। इनका मिलन होने से, इनको मिलाने से, पुराने ही वर्णों को, पुराने ही व्यंजनों को मिलाने से नए वर्ण बने हैं। इसलिए इन्हें व्यंजनों की संख्या में कुछ विद्वान गिनते हैं और कुछ नहीं गिनते हैं। हम जब व्यंजन के भेद पढ़ते हैं तो उसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन ये 1, 2, 3 संख्या में लिखे होते हैं और उसके बाद संयुक्त व्यंजन बिना किसी संख्या के लिखा होता है। संयुक्त व्यंजन के आगे 4 नहीं लिखा होता है। अर्थात संयुक्त व्यंजन जो हैं वो अतिरिक्त व्यंजन हैं। अतिरिक्त व्यंजनों में उनकी गिनती की जाती है। जो भेद हैं वो अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन ही होते हैं। इसका कारण यही है कि इसमें जो व्यंजन सम्मिलित किए गए हैं उन सब को हम पहले ही गिनती में ला चुके हैं। जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है, जैसे धक्का, बच्चा, मिट्टी, सम्मान, दिल्ली आदि। अब देखिए, यहाँ स्वर रहित क का स्वर सहित क से ही मेल हुआ है। क और क समान व्यंजन हैं, च और च समान व्यंजन हैं, ट और ट समान व्यंजन हैं। अर्थात समान व्यंजनों में जब मेल होता है तब वह द्वित्व व्यंजन होते हैं और असमान व्यंजनों में जब मेल हुआ तो वह संयुक्त व्यंजन थे। अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ है जो योग न होने पर भी साथ रहे, अर्थात जिनकी गिनती ना तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों में, किंतु उनके बिना हमारा निर्वाह नहीं होता, अर्थात उनकी हमें आवश्यकता पड़ती ही है। अयोगवाह में अंग और अह आते हैं। तो अंग में अ जो है वो स्वर का भाग है और ग व्यंजन का। अह में अ स्वर और ह का जो उच्चारण है वह व्यंजन का। तो इसलिए ये दोनों ही स्वर अयोगवाह, अंग अह अयोगवाह में गिने जाते हैं, अर्थात जिनकी गिनती ना स्वर में हो सके और ना व्यंजन में हो सके, किंतु उसके बिना हमारा निर्वाह ना हो सके, उसकी हमें आवश्यकता पड़े ही, उसके बिना हमारा व्याकरण आगे ना बढ़ सके, इसलिए उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोग अर्थात न व्यंजन में योग है न स्वर में योग है, वाह निर्वाह, लेकिन निर्वाह उसके बिना नहीं होता, इसलिए ये अयोगवाह हैं। अयोगवाह में अनुस्वार, अनुनासिक
और विसर्ग आते हैं। सबसे पहले अनुस्वार देखिए, यह एक नासिक्य ध्वनि है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के पंचमाक्षर अर्थात अंतिम वर्ण के स्थान पर इनका प्रयोग होता है। आज मानक रूप में पंचमाक्षर को अनुस्वार का रूप दे दिया गया है, जैसे पतंग, चंचल, संबंध, गंगा, बंदर आदि। अर्थात ये जो अनुस्वार जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पंचम वर्ण आना था। पंचम वर्ण के स्थान पर अब अनुस्वार ही मानक रूप में प्रमाणित है। मानक रूप में अब हम पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं करते हैं, अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं। अनुस्वार पंचम वर्ण के स्थान पर ही आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। जहाँ हम पंचम वर्ण का प्रयोग करें वहीं पर अनुस्वार का प्रयोग करें। जहाँ हम पंचम वर्ण का प्रयोग करते, अगर हमें मानक रूप में अनुस्वार ना मिला होता, वहीं पर हमें अनुस्वार लगाना है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ देखिए। अनुस्वर, अनुस्वार, स्वर के पीछे चलने वाला। अर्थात जब भी हम किसी शब्द का उच्चारण करेंगे जिसमें हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है, जैसे उदाहरण के लिए लीजिए पतंग, तो पतंग त में जो अस्वर मिला हुआ है उसको पहले बोलना है। पतंग, पतंग। त में जो अ है वह स्वर पहले आएगा और उसके बाद पंचम वर्ण का उच्चारण आएगा, तभी हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। अनुस्वार, स्वर के पीछे चलने वाला पंचम वर्ण। अनुस्वार के उच्चारण में जिह्वा का कहीं ना कहीं तालु से टकराव अवश्य होता है। अनुस्वार के उच्चारण में जिह्वा कहीं ना कहीं तालु से टकराती है। एक बार पुनः वही शब्द बोल के देखिए। पतंग, चंचल, संबंध, गंगा, बंदर आदि। आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि जिह्वा तालु से टकरा रही है। अब आगे आइए। अनुनासिक, चंद्र बिंदु। अनुनासिक एक नासिक्य ध्वनि है जिसके उच्चारण में जिह्वा का नहीं बल्कि नासिका और खुले मुंह का प्रयोग होता है, जैसे हंस, आँख, चांद आदि। आपने अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर समझा होगा। हंस, इसमें स्वर के साथ साथ नासिका का प्रयोग हो रहा है। आँख, अ के साथ साथ, बाद में नहीं आ रहा। चांद, अ के साथ ही अनुनासिक नासिका का प्रयोग किया जा रहा है, यानी नासिका के साथ साथ ही मुंह और स्वर एक साथ आ रहे हैं। नासिका का अनुसरण हम कर रहे हैं। नासिका का अनुसरण स्वर करता हुआ दिख रहा है, कर नहीं रहा है, लेकिन तीनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, लेकिन नासिका पीछे न रहे, नासिका आगे ही रहेगी। अनुनासिक, नासिका के पीछे ही हम चलेंगे। ये इसका शाब्दिक अर्थ देखिए। अनुनासिक, नासिका के पीछे या नासिका के साथ साथ। पीछे उसका अर्थ होता है क्योंकि थोड़ा सा अंतर है, लेकिन वो जब हम बोलते हैं तो वो साथ ही प्रतीत होता है। हंस, हंस, स्वर जो है ह में, उसी के साथ हम नासिका का प्रयोग कर रहे हैं। हंस, आँख, चांद आदि। अब देखिए दोनों में हंस और हंस दोनों का उच्चारण करके अंतर समझिए। हंस, अ के बाद हमने अनुस्वार का प्रयोग किया, पंचम वर्ण लगाने की चेष्टा की, लगाया हंस अ के बाद, और यहाँ पे हंस साथ में अ को ही हमने नासिका से बोला है। हंस। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग ह की ध्वनि देता है। प्रयोग के समय इसका स्वरूप, विसर्ग का चिन्ह देख सकते हैं आप, हो जाता है। इसका प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में किया जाता है, जैसा कि प्रायः शब्द के अंत में किया गया है। यह ध्वनि संस्कृत में अधिक प्रयुक्त होती है। यह हिंदी में भी संस्कृत के ही यानी तत्सम शब्दों में प्रयोग की जाती है, जैसे प्रायः, अतः,
मनः स्थिति आदि। अक्षर। न क्षरति इति अक्षरः, जो कभी नष्ट नहीं होता वह अक्षर है। किसी भी स्थान पर आप चले जाएं, कोई भी नगर हो, कोई भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी स्थान हो, कहीं पर भी जहाँ भी आप जाएंगे अक्षर अक्षर ही रहेगा। ये बात मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाना चाहूँगी। भाषा का उदाहरण दे रही हूँ। इंग्लिश भाषा का शब्द है काइट और हिंदी भाषा का शब्द है कक्षा। कक्षा में भी क है, काइट में भी क है, लेकिन बोलते समय, लिखते समय क नहीं है। लिखते समय काइट में के है और कक्षा में क है, यानी उच्चारित रूप नहीं बदला, क ही रहा। बोलना, बोलते समय क ही रहा, लेकिन लिखते समय लिपि के बदलने पर वह बदल गया। इसलिए बोला हुआ रूप जो है, जो उच्चारित रूप है, जो अक्षर है, वह कभी बदलता नहीं है। अक्षर ध्वनि रूप है। बोलना, शब्दों को जब हमने बोल दिया तो वह अक्षर हो गया। व्यंजनों को जब हमने बोल दिया तो वह अक्षर हो गया। वर्णों को जब हमने बोल दिया तो वह अक्षर हो गया, क्योंकि वर्ण तो लिपि चिन्ह है, उनको बोलना अक्षर है। इसलिए अक्षर कभी नष्ट नहीं होता। लिपि चिन्ह समय समय पर, स्थान स्थान पर बदल सकते हैं। किसी युग में कुछ और हो सकते हैं, किसी समय कुछ और हो सकते हैं, किसी स्थान पर कुछ और हो सकते हैं, लेकिन बोलना, बोलने का तरीका क ख ग, ये बोलते समय काइट में भी क है और कक्षा में भी क है। अब आगे देखिए, आपके समक्ष कुछ शब्द लिखे हुए हैं आपके सामने। उसमें शब्द है एक हींग। इसका उदाहरण लेकर के मैं आपको समझाना चाहूँगी कि हींग शब्द में अनुस्वार लगा हुआ है, जबकि इसमें पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ। पंचम वर्ण का प्रयोग न होने पर भी अनुस्वार लगे होने का कारण यह है कि शिरोरेखा के ऊपर जब मात्रा आती है तो वह अनुनासिक चंद्र बिंदु की जगह भी अनुस्वार का ही प्रयोग वहाँ किया जाता है, क्योंकि अगर आप मात्रा के साथ चंद्र बिंदु लगाएंगे तो थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, असुविधापूर्वक हो जाएगा, और प्रिंटिंग के युग में तो बहुत ज़्यादा असुविधाजनक हो जाएगा। इसलिए चंद्र बिंदु के स्थान पर भी कुछ जगह जहाँ मात्रा होती है शिरोरेखा के ऊपर, वहाँ अनुस्वार देखने को मिलता है। मुझे आशा है ऐसे ही आप और शब्द देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे आशा है कि आपको यह पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अयोगवाह में